आज हम बात करेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप बिकॉज कल आप लोगों ने फोर्स पढ़ लिया था। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय I into L into B into sin of थीटा एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो ये एंगल है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि अगर आप भाई वायर नहीं है बल्कि क्या है, एक पूरा फ्रेम है। तो मान लो ये है हमारे पास एक फ्रेम। ओके, इस फ्रेम के विंग्स में जो है करंट जो है फ्लो कर रहा है, कोई वायर नहीं है। यहाँ पे हमने रखा हुआ है एक नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, यहाँ पे रखा है हमने एक साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ। ऑलराइट, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। फिलहाल मान लो ऐसे इसका नाम रखेंगे, ऐसे हम क्या स्मॉल लेटर से नोट करेंगे। दिस इज ए, दिस इज 1 2 3 4 पॉकेट नंबर्स बिकॉज वो इनके साथ मैच हो जाते हैं। 1 2 3 4 इस फ्रेम का नाम है। ओके, तो इसकी जो विड्थ है वो रखेंगे हम लेट से बी रखेंगे उसका वैल्यू, और जो इसकी लेंथ है उसको हम एल से नोट करेंगे। ओके, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसमें करंट जा रहा है कितना, लेट से आई जा रहा है इसमें करंट, आई जा रहा है इसमें करंट। ओके, तो आई मान लो ये है क्या, करंट इन द लूप। करंट एल एंड बी जो है ये है लेंथ एंड विड्थ, लेंथ एंड विड्थ ऑफ लूप। ओके, डी मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये है एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये वायर का अपना फील्ड नहीं है जो बाहर हमने रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप देखोगे किसी भी पोजीशन पे व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंट साइड्स के ऊपर, अगर हम फोर्स देखेंगे तो वो आता है, वी नो क्या, वी नो फोर्स जो है वो किसके बराबर है, I इंटू एल क्रॉस बी के बराबर। अगर लेंथ एल है तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो उनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। स्टार्ट करेंगे हम किधर से, 1 2, ये ऐसे 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 और ऐसे जा रहा है करंट। लूप 1 2 में बात करेंगे। अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो प्रॉपरली तो आपको ये दिखेगा कि ये जो फ्रेम है, अगर आपके पास ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये फ्रेम हमने रखा हुआ है ऐसे थोड़ा इंक्लिनेशन पे। ओके, अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या कर लो, आप फिलहाल इसको ऐसे मान लो। ओके, तो मैं ऐसा एक डैश लाइन से बना रहा हूं एक फ्रेम। ओके, ये मान लो ये है हमारे पास ये फ्रेम ऐसा, ये मान लो ये है आपके पास ये फ्रेम। ऑलराइट, तो किसी भी जगह पे अगर आप देखोगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल जो है वो कितना आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का जो है वैल्यू बी है, तो हमें ऐसे लिखेंगे इसको, मान लो थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द वायर, ये जो लेंथ ऑफ वायर या करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, आई एल एंड बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो हम लिखेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड सिंपली I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे। ऑलराइट, तो ये बी एंगल कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, ये मान ले ये एंगल है इसके बीच में थीटा, ये जो एंगल है ये हमारे पास थीटा। ओके, तो अगर हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो फोर्स कितना आएगा, I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहां पे भी ये एंगल होगा I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, यहां पे भी ऐसा ही होगा, यहां पे भी ऐसा ही होगा। ओके, बट अगर आप इस वाले केस में देखोगे कि फोर्स और करंट के बीच में, ये ऐसे एज्यूम कर लो, ये है ऊपर वाला साइड, करंट जा रहा है आगे की तरफ। ओके, पहले परपेंडिकुलर वाला केस देखेंगे, आपको अंडरस्टैंड होगा, नहीं तो इस वाले केस में डायरेक्टली जीरो बन जाता है। ये ऐसे रखा है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ, करंट जो है वो आ रहा है बाहर की तरफ, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ओके, मान लो ऐसे यहां पे बनाऊंगा मैं, ये किसी भी डायरेक्शन में करंट ले लो, आपको हमेशा यही नजर आएगा। ओके, ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये फ्रेम जो है ऊपर वाले विंग में करंट आगे जा रहा है। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रहा है, अगर ऐसे रखा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में सेम डायरेक्शन, एंगल जीरो, तो फोर्स का वैल्यू जीरो। अब यही केस में हम क्या करेंगे, 90 वाला केस,
देखो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसे रखा मैंने, मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रहा है, करंट इसमें जा रहा है ऐसे, तो ये फोर्स रहेगा नीचे। अगर आपने करंट ऐसे रखा तो फोर्स ऊपर। नीचे वाले में अगर इसमें करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो उस वाले में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, नीचे वाले। तो इन दो फ्रेम्स के ऊपर हमेशा फोर्स इसके ऊपर हमेशा नीचे लगेगा ऊपर, या इसके ऊपर नीचे लगेगा इसके ऊपर ऊपर लगेगा। दोनों केसेस में अब लेंथ भी सेम है, करंट भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो जो फोर्स इस पे लग रहा है वही लगेगा इसके ऊपर भी। और अगर इसको ऊपर लग रहा है फोर्स, इसको लगेगा नीचे, अगर इसको नीचे लग रहा है इसको लगेगा ऊपर। तो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, हमेशा 0 के बराबर। ऑलराइट, तो अब ये जो दो फ्रेम है इनके बीच में बात करेंगे, इनके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके ऊपर भी फोर्स आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। ओके, और ये जो थीटा है ये कौन सा एंगल है, दैट इज एंगल बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो फिलहाल हम बात करेंगे इसकी ऑन साइड 1 2। ये जो साइड 1 2 है ऑफ द फ्रेम का साइड 1 2 जो है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, किसी भी ओरिएंटेशन में वो हम लेंगे किसके बराबर, आई इंटू, ऐसे लिखेंगे F इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू, सॉरी लेंथ जो है यहाँ पे वो कितनी है, B है, तो ये आएगा आई इंटू बी। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल, दैट इज इक्वल, फिलहाल हम ऐसे लिखेंगे ये है साइन ऑफ थीटा। और ये फोर्स अगर हम देखेंगे अभी ये किधर लग रहा है, ये लग रहा है डाउनवर्ड्स। इसी तरह ऑन साइड 3 4 जो साइड है ऑफ द फ्रेम, इस फ्रेम का जो 3 4 साइड है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, फोर्स इक्वल्स आई इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, ये लगेगा अपवर्ड्स। अभी मैंने एंगल को कोई चेंज नहीं किया क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो है इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो सिंस these two forces are equal in magnitude and opposite in direction, तो क्या करेंगे ये, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में, therefore they will cancel out each other, therefore they will cancel each other, ये एक दूसरे को करेंगे कैंसिल। तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो कितना होगा, तो नेट फोर्स इनका ऊपर और नीचे वाले डायरेक्शन में क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा सीधा अपवर्ड्स, इसके ऊपर फोर्स लगेगा सीधा डाउनवर्ड्स, या डायरेक्शन रिवर्स करोगे या अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, इन बोथ द केसेस द फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन का रिजल्टेंट विल बी 0। ओके, नाउ अब हम मेन बात करेंगे ये जो साइड वाले फ्रेम के ऊपर फोर्स लग रहा है। अगर आप यहां पे देखोगे इस वाले फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है आगे की तरफ, करंट की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ, तो फोर्स जो है वो लग रहा है इनवर्ड्स। तो यहां पे फोर्स लग रहा है इनवर्ड्स, कितना, मान लो F। ओके, अब अगर इसके ऊपर फोर्स इनवर्ड्स लग रहा है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स है, तो फोर्स लगेगा आउटवर्ड्स, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, दैट इज F। ओके, तो नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द longer side of rectangle, longer side of rectangle, that is side 1 4 and 2 3, साइड 1 4 एंड 2 3 के ऊपर फोर्स है वो कितना लग रहा है, F। ओके, और ये फोर्स किसके बराबर होगा, I इंटू एल इंटू बी, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट, हमेशा 90 डिग्री है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये करंट ऊपर या नीचे, मैग्नेटिक फील्ड आगे, तो इनके बीच में एंगल जो है वो कितना आ जाएगा, वो आएगा किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो ये बनेगा F इंटू एल आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। तो ये फोर्स जो है कितना आएगा, आई एल बी। ओके, तो अगर आप ये फ्रेम देखोगे, नाउ वी हैव टू
equal forces in opposite direction having different lines of action, इनकी lines of action जो है वो क्या है, डिफरेंट है। मतलब क्या है कि ये जो फ्रेम है पहले वाले केस में लग रहा था इस पे फोर्स अपवर्ड्स, इस पे फोर्स डाउनवर्ड्स, तो नेट रिजल्टेंट आ गया 0। अब ये और ये इसकी बात करेंगे, इस पे और इस पे, इस वाले पे अंदर की तरफ फोर्स, इस वाले पे बाहर की तरफ फोर्स। अब ये सेंटर एक्सिस के अलाउंग नहीं बल्कि डिफरेंट एक्सिस के अलाउंग लग रहे हैं। अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द सेंटर एक्सिस अगर दे कंस्टिट्यूट अ कपल, और वो क्या करेंगे, ये इसको इधर ले जाएगा, ये इधर, तो दे विल क्रिएट अ रोटेशन इफेक्ट इनसाइड द फ्रेम। तो अगर ये इक्वल फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन में डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन बना रहे हैं, तो therefore the forces will form, the forces will form a couple, okay, whose value is given by, या टॉर्क बोलो, whose value is given by, कैसे देते हैं हम उसका, टाउ से नोट कर लो, that's equal to either force into perpendicular distance between the forces, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि जो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क और कपल, दैट इज दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उन दो फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास है, तो ये वैल्यूज डालेंगे, हमारे पास जो है टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो कैसे करोगे आप, ये है आपके पास लाइन, ओके, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, अगर आप देखोगे ये वाली लाइन है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे बनाएंगे हम, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऐसे, ये मैं एक लाइन बना रहा हूं इधर, ये भी F फोर्स है, ये भी F फोर्स है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको ताकि आपको ये क्लियरली दिख सके। ये वाला मैंने एक साइड बना लिया, ये वाला है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, इस वाले साइड पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है F। ओके, तो ये जो है, ये एंगल जो है लिया हमने, ये है थीटा एंगल, ये है एंगल बिटवीन द साइड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, रिमेंबर दिस थिंग, ये है मैग्नेटिक फील्ड भी। ओके, इन दो फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन सी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस d है। ओके, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, d रखेंगे इसका हम नाम। अगर ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके, तो और एक चीज याद रख लो, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल जो है ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, फिलहाल हमें उससे मतलब नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस कितनी है, d के बराबर इज d। तो अगर आप देखोगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम, और ये जो साइड है यहां से यहां, ये कौन सा साइड है, इसकी विड्थ है ये है b के बराबर। तो फ्रॉम फिगर वी हैव, हमें d की जरूरत ही नहीं है, हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ऑफ थीटा का वैल्यू किसके बराबर आएगा, सॉरी कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू लिखेंगे किसके बराबर आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज d अपॉन b के बराबर। तो व्हिच इंप्लाइज d का वैल्यू आ गया b कॉस ऑफ थीटा के बराबर। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, तो देयरफॉर टॉर्क कितना लगेगा, देयरफॉर टॉर्क जो है यहां कपल जो है, देयरफॉर कपल ऑन द फ्रेम इज गिवन बाय, फ्रेम इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे हम इसको, अभी लिखी हुई इक्वेशन, टॉर्क इक्वल्स आइदर फोर्स दैट इज F इनटू डिस्टेंस कितनी है, this is simple distance, this is perpendicular distance, perpendicular distance between any two lines, a pointed line, a pointed plane is always a unique value, alright। तो फोर्स जो है वो किसके बराबर है, I इंटू L इंटू B, और D जो है ये किसके बराबर है, B इंटू कॉस ऑफ
थीटा, तो ये आ गया किसके बराबर, आई इंटू एल इंटू बी इंटू, ऐसे लिखेंगे आई इंटू एल इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया हमारे पास। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली है क्या। तो बट अगर आप देखोगे, बट ये लेंथ इंटू विड्थ जो है इसको ए से डिनोट करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ फ्रेम, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास टॉप जो है ये बन गया किसके बराबर, आई इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल थीटा, राइट। ओके, और एक चीज, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन से नोट करेंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टॉप जो है वो बनेगा एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल थीटा। ये बन गया हमारे पास कॉस ऑफ थीटा, राइट। ये एंगल थीटा जो है ये हमने कौन सा वाला एंगल लिया है, दैट इज एंगल जो बन रहा है किसके बीच में, बिटवीन द वायर फ्रेम, ये जो है वायर लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल लिया है हमने। ओके, तो दैट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी के बराबर, ऑलराइट। और इसमें आप आगे ये पढ़ोगे कि ये जो आई इंटू ए है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एम टाइम्स लिखेंगे, बी जो है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट। तो दैट इज जो है हमारे पास कपल कितना लग रहा है किसी भी फ्रेम के ऊपर, अगर उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है हमने उसको, और उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, ऑलराइट। तो अब इसमें जो है क्या कहते हैं इसको, नंबर मैग्नेटिक लूप जो बन जाएगा, ये जो लूप बन जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो वो हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अगर अब ये जो टर्म मैंने बोली है हम आगे अच्छे से डिफाइन करेंगे, बट ये प्रॉब्लम आती है कभी कि इन केस अगर आपको डायरेक्टली ये लिखना होगा सीधा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में, तब क्या करोगे। तो अगर ये एंगल जो है ये थीटा है, ओके, मान लो यहां पे हमारे पास क्या है, लेट्स से अल्फा जो है ये है एंगल, ध्यान से देखिएगा ये चीज, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द लूप, एरिया वेक्टर ऑफ लूप। एरिया वेक्टर आपको पता है वो परपेंडिकुलर टू द लूप होगा, तो ये है हमारे पास मान लो एरिया वेक्टर। अगर ये वाला एंगल है अल्फा, ओके, तो वी हैव अल्फा जो है ये होगा किसके बराबर, 90 माइनस, यहां ऐसा लिखेंगे हम, तो ये थीटा प्लस अल्फा जो है ये 90 के बराबर है, इजी। तो आप लिख सकते हो ये थीटा जो है ये किसके बराबर है, इट इज 90 माइनस अल्फा। ये क्यों किया हमने, ताकि हम इसको एक अच्छी इक्वेशन बना सके। थीटा का वैल्यू यहां पे डालो तो टॉर्क आ जाएगा NIAB कॉस ऑफ थीटा के बदले में कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, and you know what is the value of 90 minus alpha cos, that is n into I into a into b, that will become sin of alpha. Now this is directly in terms of the angle between area vector and magnetic field. So but this n into I into a को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। और ये जो IA है इसको हम बोलते हैं स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिंगल टर्न लूप, ओके। तो ये हम डिनोट करेंगे, टाउ जो है ये बनेगा MB साइन ऑफ अल्फा, इसीलिए लिखा क्योंकि ये मैग्नेटिक टॉर्क इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, magnetic dipole moment is a vector quantity, magnetic field is a vector quantity, so we need to know the direct angle between magnetic dipole moment and the magnetic field. That's why हमने इनके बीच का एंगल लिखा है। आप वैसे ही लिख लो आपकी मर्जी, ऐसे लिख लो आपकी मर्जी, बट ऐसे हमें डायरेक्ट इक्वेशन बन जाती है। नाउ आपको पता है ए दो वेक्टर्स का अगर रिजल्ट आ गया जाएगा a into b sin ऑफ थीटा के बराबर, तो मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों वेक्टर्स है और इन्हीं के बीच का ये एंगल है अल्फा। अगर हम थीटा लिखते हैं वो इनके बीच का एंगल नहीं था, वो था एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में।
नॉट ऑन द एरिया ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो हमारे पास टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप कितना बन जाएगा, m क्रॉस b। अगर आपके पास सिंगल टर्न लूप होगा तो आप n नहीं लिखोगे, आप सिंपली लिखोगे टॉर्क जो है वो आएगा छोटा m क्रॉस b। इन केस फॉर वन लूप, फॉर सिंगल लूप, सिंगल लूप के लिए सिंपली किसके बराबर आएगा, m क्रॉस b के बराबर। ओके, वेरी इजी। इसके साथ इसके डिफरेंट केसेस क्या है वही आपको अंडरस्टैंड होगी। यहाँ पे आप ये जो टॉर्क आप लिखेंगे, आप जनरल वैल्यू जो है n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n अगर 1 होगा तो वो वाला वैल्यू, ये आ गया m इंटू बी इंटू साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि अभी हमने थीटा किसी और चीज के लिए यूज किया था। केस नंबर फर्स्ट, अगर इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, इन बोथ द केसेस साइन ऑफ थीटा आएगा, तो टॉर्क जो है वो कितना आएगा, 0। अंडरस्टैंड करने के लिए ये देखो एग्जांपल हम ऐसे लिखेंगे। मान लो ये वाला साइड जो है ये है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये वाला साइड है साउथ पोल। मैंने फ्रेम को रखा हुआ है ऐसे, ओके ठीक है। अब ये हमें ये देखना है, अगर ये फ्रेम ऐसे रखा हुआ है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर भी, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, गॉस फॉर्म में पढ़ा है, परपेंडिकुलर टू एरिया, तो एरिया वेक्टर भी ऐसे जा रहा है। एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है 0, तो इस केस में कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है कि नहीं, क्लियर। तो फिर ये रोटेट कैसे करेगा वो हम देखेंगे आगे। दूसरा केस है कि इफ थीटा अल्फा इक्वल्स 90, तो साइन ऑफ अल्फा आएगा 1, टॉर्क विल बी मैक्सिमम टॉर्क, दैट्स इक्वल टू किसके बराबर, m इंटू b के बराबर, या n इंटू i इंटू a इंटू p, 9। ऑलराइट, तो 90 मतलब कंफ्यूजन नहीं रखना। कुछ लोगों को लग रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है तो 90 डिग्री इनका ही होगा, नो, 90 डिग्री फ्रेम है मगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री एंगल पे। ये जो 90 वाला केस है, इस वाले केस में देखो, इसकी एक डायग्राम में बनाऊंगा यहाँ पे ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए, छोटी सी डायग्राम है। 90 वाले केस में क्या होगा, पहले मैं 90 वाला बताऊंगा आपको, ये वाला केस 90 वाला। तो ये है आपके पास नॉर्थ पोल, ये है आपके पास कौन सा वाला, साउथ पोल। वायर सीधा फ्रेम ऐसा है, इसका एरिया वेक्टर बाहर जा रहा है या परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना बनेगा, सीधा 90 डिग्री एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ फोर्स की बात करेंगे। इसमें मान लो करंट ऊपर जा रहा है, तो लेट्स कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड आगे, करंट ऊपर, फोर्स आएगा अंदर, सीधा अंदर की तरफ। ओके, इस वाले में लगेगा कहां, ऊपर, ये तो 0, ये 0 कैंसिल, हमें इन दोनों से मतलब है। इसमें लगेगा इसके ऊपर फोर्स वगैरह अंदर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स वगैरह की तरफ, बाहर की तरफ। ओके, अब ये रोटेट करेगा, जब ये हाफ रोटेशन, ये ऐसे था, जब ये ऐसे था, ये जब ये हाफ रोटेशन भी यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स लगता है 0। नेट फोर्स कैसे लगता है 0, ये देखो, ये ऐसे है, ऑलराइट। इसमें मान लो करंट जो है इस वाले फ्रेम में नीचे जा रहा है, करंट जो है नीचे जा रहा है, करंट गया नीचे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आगे है, फोर्स लगेगा ये देखो बाहर की तरफ लगेगा, तो इस वाले साइड पे लगेगा फोर्स बाहर की तरफ। अगर इस पे बाहर लग रहा है, इसके क्या लगेगा, अंदर। इसमें तो आपने ऑलरेडी ऊपर और नीचे में देखा, ऊपर और नीचे लग रहा है, नेट फोर्स आ गया 0, और ये दो फोर्स जो है इक्वल अपोजिट है, सेम लाइन में लग रहे हैं, तो इनका भी वैल्यू 0, ना तो टॉर्क ना फोर्स। तो फिर ये आगे कैसे जाता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। जब जो इसको यहाँ पे धक्का लगता है आगे, उसकी वजह से भी इनर्शिया मोशन में आएगा, इनर्शिया मोशन इसको यहाँ रुकने नहीं देता, ओवरशूट करता है अगली पोजीशन। जैसे इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी भी चेंज हो जाएगी, अगेन टॉर्क स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट, it will continue rotating inside this force, inside this frame. So what happens to a circular or a closed loop or a frame if it's placed inside a magnetic field, external magnetic field? If current is flowing inside this frame and it is placed inside a magnetic field, then what will happen? This frame will start rotating. It will start rotating because a torque or couple is generated across any of its two ends. Alright? Then it will continuously rotate. Okay, and this rotational effect is being used for the manufacture of the different electrical devices, like हमारे पास है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसी पे बेस्ड है हमारे पास। अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे वोल्टमीटर में, उसको कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, तो all these things are based on किसके ऊपर, the torque acting on a current carrying loop placed inside an external magnetic. Remember, we didn't talk about the magnetic field created by the wire, जो इसका अपना करंट है, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, we didn't talk about that.
उससे हमें मतलब नहीं है, ओके। हमें मतलब है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ओके। तो एक तो ये, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, एंड एज फार एज समटाइम्स इन एंट्रेंस एग्जाम्स सम क्वेश्चंस कम ऑन डायरेक्टली ऑन दिस फॉर्मूला, ओके। एक तो ये हो गया ये, और इससे आपने ये याद रखना है कि एक डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, हम एक फ्रेम की बात करेंगे, एन नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए आपको पता है, वो हमने m लिखा था I इंटू ए के बराबर है। तो ये सिंपली क्या, प्रोडक्ट ऑफ किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ लूप। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में आपने क्या पढ़ लिया था, डायपोल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, एरिया ऑफ द लूप कितना है। तो ये हो गया टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ Muehl galvanometer, and of course then the conversion into voltmeter and ammeter, and we will talk about that Muehl galvanometer in the next lecture, right? That's all for today.